स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। देखिए, विशेष तौर से बड़ी बात डीए और एरियर को लेकर करेंगे, क्योंकि घमासान एक तरह से छिड़ गया है कर्मचारी और सरकार के बीच। क्या किसी ने ये कल्पना भी की है कि अगर रीढ़ की हड्डी कहलाए जाने वाले कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर जाते हैं तो सरकारी सिस्टम में क्या होगा, कितनी ज्यादा खलबली मच सकती है? कुछ ऐसे संकेत क्योंकि अब हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी देते हुए नजर आ रहे हैं। बारीकी से पूरी जानकारी हम आपके समक्ष रखेंगे। सरकार की ओर से इसमें क्या वर्जन दिया गया है, ये भी पूरी अपडेट हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। और आखिरकार नाराजगी की इतनी बड़ी वजह क्या है, क्योंकि डीए और एरियर का इंतजार तो पिछले कई वर्षों से हो रहा था। यहां थोड़ा सा सब्र कर्मचारी और भी रख सकते थे, लेकिन बीच में ऐसी क्या परेशानी आ गई है जिस वजह से अब कर्मचारी थोड़ा सा भी इंतजार करने के लिए तैयार नहीं है। डीए और एरियर उनका अधिकार है, ये सभी जानते हैं, जायज मुद्दा उनकी ओर से उठाया जा रहा है। लेकिन आज जिस तरह के तर्क कर्मचारी नेताओं की ओर से दिए गए हैं, फिलहाल उस पर भी कई तरह के सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं। दूसरी बात एनटीटी भर्ती को लेकर करेंगे। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की ओर से बड़ा ऐलान आज एनटीटी भर्ती पर हुआ है और साथ ही साथ जेबीटी भर्ती प्रक्रिया पर भी इन्होंने स्टेटमेंट दी है कि आखिरकार कितना ज्यादा समय इसमें और लग जाएगा। टीजीटी बैच वाइज भर्ती जब हुई थी उसके बाद से लेकर ही उम्मीदें काफी ज्यादा जेबीटी अभ्यर्थियों की जाग गई थी कि इनकी भी अब बैच वाइज भर्ती होकर रहेगी। प्रोसेस कहां पहुंचा है और कितना समय और लग जाएगा, शिक्षा मंत्री ने जो जानकारी दी है हम आपके साथ साझा करेंगे। तीसरी बात स्कूलों में खाली पदों को लेकर भी करेंगे। ये तकरीबन 7,000 के करीब पद भरने का दावा क्योंकि शिक्षा मंत्री की ओर से हुआ है। ये ब्यौरा बारीकी से हम आपको देंगे कि आखिरकार कहां किस कैटेगरी में कितने पद भरे गए हैं, कहां प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंची है, ये भी आज शिक्षा मंत्री की ओर से जानकारी दी गई है। और विभाग से जो हमने आंकड़े जुटाए हैं फिलहाल वो क्या कुछ कहते हैं, ये अपडेट भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। लेकिन शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे क्योंकि 27 अगस्त तक मौसम खराब बना रहेगा। येलो अलर्ट जारी किया गया है। विशेष तौर से कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर में एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। नदी नाले उफान पर भी रह सकते हैं। हालांकि बीते 4 दिनों से मानसून एक दफा फिर फीका पड़ गया है, एक तरह से कमजोर मानसून पड़ गया है क्योंकि येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था बीते दिनों के लिए भी, लेकिन कोई प्रभाव उसका ज्यादा हमें देखने के लिए नहीं मिला है। दूसरी ओर कुछ एक जगहों पर लैंडस्लाइड्स को लेकर अगर जानकारी दे तो शिमला के मुख्य मार्ग पर ही यहां भूस्खलन हो गया है। ये बालूगंज से क्रॉसिंग तक का मार्ग अवरुद्ध है और बालूगंज से विधानसभा जाना भी मुश्किल है क्योंकि बीच में बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है। एक तरह से पूरा पहाड़ ही नीचे आ गया है और बीच से जो सड़क कटती थी वो भी पूरी तरह से धंस गई है। कुछ समय पहले ही इस मार्ग की रेनोवेशन या मरम्मत हम कह सकते हैं करवाई गई थी और इसी बीच एक रेन शेल्टर भी बनाया हुआ था जो पूरी तरह से नीचे आ गया है। हालात खराब हैं और वाया चक्कर ही लोगों को अपना सफर तय करना पड़ रहा है। वाहन भी वहीं से होकर जा रहे हैं और स्थानीय लोगों को चलना भी इस रोड से काफी ज्यादा आफत भरा हो गया है क्योंकि सड़क मार्ग पूरी तरह से धंस गया है। कभी भी कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है। इसी वजह से एहतियात बरतने के लिए ये दूसरा वैकल्पिक रोड अपनाने की सलाह अभी प्रशासन की ओर से भी यहां पर दी गई है। और ऐसे ही लैंडस्लाइड जगह जगह सामने आ रहे हैं जहां कुछ एक लोग भी उसकी चपेट में आए हैं। पिछले कल चंबा से जुड़ी जानकारी हमने आपको दी थी। महिला पर बड़ी बड़ी चट्टानें गिर गई थी। फिर उससे एक रोज पहले एक युवक जो कि मणिमहेश यात्रा से वापस आ रहे थे और ये 7 दोस्तों का ग्रुप था, एक युवक बाहर निकला था, उसी वक्त वो मलबे की चपेट में आ गया। तो लगातार इस तरह के हादसे पेश आ रहे हैं। यही एक वजह रहती है जो बार बार मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से एडवाइजरी जारी की जाती है। अंशकालीन कर्मियों पर आना चाहेंगे क्योंकि विधानसभा का मॉनसून सेशन शुरू होने जा रहा है। ये 27 अगस्त से 9 सितंबर तक जारी रहेगा। इस बीच अंशकालीन कर्मियों का कहना है कि जो अभी तक नहीं हो पाया वो फैसला सरकार अब ले सकती है। पिछली बार डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने इनसे वादा किया था कि इनका कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड घटाकर जल्दी ही नियमित करने का आश्वासन एक तरह से इन्हें दिया गया था, यानी कि नियमित इन्हें किया जाएगा, इस पर फैसला होगा। तकरीबन 12 साल इन्हें लगाने पड़ते हैं, उसके बाद जाकर फिर ये कॉन्ट्रैक्ट पर भी आ पाते हैं और फिर नियमित होते हैं। हालांकि मांग इनकी ओर से ये उठाई गई है कि जो 12 साल की अवधि है उसे घटाकर 8 किया जाए, लेकिन पिछली बार डिप्टी सीएम ने कहा था कि 8 नहीं होगी लेकिन 10 साल की अवधि जरूर कर दी जाएगी ताकि उसके बाद जल्दी नियमित होने का मौका इन्हें मिल सके। तो अब इनके लिए ये फैसला जरूर लिया जाए इसी मॉनसून सत्र के दौरान, ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं। इस तरह का प्रेस नोट इनकी ओर से जारी किया गया है।
इसमें देखिए 2 कैटेगरीज है, एक पार्ट टाइम वर्कर है और दैनिक वेतन भोगी है। फिलहाल नियमित करने की अवधि को घटाया जाए, ये मांग लगातार इनकी ओर से पहले भी रखी गई थी। हालांकि इस बार पूरी होती है या नहीं, ये हम देखेंगे। देखिए, एचआरटीसी में बेहतर काम करने वाले परिचालकों को सम्मानित किया गया है। कुछ समय पहले ही ये योजना शुरू की गई थी कि एचआरटीसी की ओर से चलाई गई योजनाओं को जो बेहतर तरीके से परिचालक संचालित करेंगे उन्हें सम्मानित किया जाएगा और 3 परिचालकों को सम्मानित किया गया है। इसमें पहला, दूसरा और तीसरा इनाम मिला है। एचआरटीसी प्रबंधक रोहन चंद की ओर से इन्हें सम्मानित किया गया। इसमें एक परिचालक तो शिमला लोकल डिपो का बताया जा रहा है, जिन्होंने 2386 कैशलेस ट्रांजैक्शन की है। ये दरअसल कैशलेस ट्रांजैक्शन करने की योजना हाल ही में शुरू की गई थी ताकि कैश देने से लोग बच सके और जीपे और अन्य तरीकों का इस्तेमाल, यानी कि ऑनलाइन तरीकों का इस्तेमाल पेमेंट के लिए हो सके। तो ये योजना सभी परिचालक अभी तक आजमा नहीं रहे हैं या शुरू उनकी ओर से नहीं की गई है। इस योजना का संचालन जिन परिचालकों की ओर से अभी तक बेहतरीन ढंग से किया गया है और जो मिसाल पेश कर रहे हैं उन्हें सम्मानित किया जा रहा है और बाकायदा इनाम में राशि उन्हें दी जा रही है। तो ये जो शिमला लोकल डिपो के कंडक्टर हैं, नाम इनका यशवंत सिंह है, 2386 कैशलेस ट्रांजैक्शन इन्हें मिली है। दूसरी ओर जो दूसरे स्थान पर यानी कि जिन्हें इनाम मिला है, ये भी यहाँ शिमला लोकल डिपो के ही परिचालक हैं, राजीव इनका नाम है और 734 रुपए कैशलेस ट्रांजैक्शन के इन्होंने कमाए थे और इनाम इन्हें भी दिया गया है, यानी कि दूसरे स्थान पर इनाम इन्हें मिला है क्योंकि कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए इन्होंने 734 रुपए कमाए हैं। तीसरे स्थान पर तारा देवी डिपो के राजेंद्र नेगी रहे हैं। इन्होंने 3 महीने में 386 रुपए कैशलेस ट्रांजैक्शन से कमा लिए हैं। तो ऐसे में तीसरे स्थान पर इनाम इन्हें दिया गया है, इनाम की राशि इन्हें मिली है और ये बाकी परिचालकों के लिए भी मोटिवेशन है कि वो भी इस योजना का सही ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं। बजाय इसके कि कैश के तौर पर किराया लिया जाए, वो इस कैशलेस सुविधा को अपना सकते हैं। जीपे के जरिए भी अब यहाँ पर ट्रांजैक्शन हो सकती है और इन परिचालकों ने यही कर दिखाया है, जिस वजह से इन्हें इनाम के तौर पर राशि दी गई है एचआरटीसी प्रबंधन की ओर से। देखिए, मंडी संसदीय सीट पर दोबारा से चुनाव की मांग उठी है। दरअसल ये सिलसिला तब शुरू हुआ था जब किन्नौर के लायक राम नेगी ने याचिका दायर की थी कोर्ट में और ये शिकायत उनकी ओर से की गई है कि उन्होंने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल करना चाहा था, लेकिन सिर्फ एक वजह से उनका नामांकन पत्र खारिज कर दिया गया और रिटर्निंग अधिकारी को भी उन्होंने दोषी ठहराया है कि गलत तरीके से अस्वीकार किया गया है उनका नामांकन पत्र, जिस वजह से वो चुनाव नहीं लड़ पाए। वो काबिलियत रखते थे जीतने की, इसीलिए कोर्ट में याचिका दायर कर दी है और आग्रह ये किया जा रहा है कि मंडी संसदीय सीट पर दोबारा से चुनाव होना चाहिए। अब दूसरी ओर देखिए, जो नई अपडेट इसमें सामने आई है वो ये है कि कंगना रनौत के वकील ने भी अल्फनामा दायर कर दिया है। दरअसल 21 अगस्त तक, क्योंकि बॉलीवुड एक्ट्रेस और सांसद कंगना रनौत से इस पूरे मामले में जवाब मांगा गया था, लेकिन जवाब देने के लिए कंगना को कुछ और समय चाहिए। इस बात की जानकारी कंगना के वकील की ओर से हाईकोर्ट में रख दी गई है और अगली सुनवाई अब 15 सितंबर को होने जा रही है। ये मामला भी काफी ज्यादा गरमा गया है। हालांकि जो लायक राम नेगी है, किन्नौर जिला के निवासी हैं, खैर उतने बड़े परिचित चेहरा भी ये नहीं है, लेकिन फिर भी दावा कर रहे हैं कि जीत इन्हीं की होती अगर मौका इन्हें दिया जाता। इन्होंने शिकायत सिर्फ मंडी संसदीय सीट को लेकर कंगना पर नहीं बल्कि रिटर्निंग अधिकारी पर भी की है और बार बार एक ही बात पर फोकस कर रहे हैं कि दोबारा से मंडी संसदीय सीट पर चुनाव होना चाहिए। हालांकि तरह तरह की चर्चाएं अभी इस केस को लेकर भी बनी हुई हैं। देखिए, विधायक हंसराज का पुतला जलाया गया है चुराहा सीट से। ये भाजपा विधायक हैं। हाल ही में एक मामला सामने आया था, एक युवती की ओर से इन पर कुछ एक गंभीर आरोप लगाए गए थे। बूथ अध्यक्ष की वो बेटी थी जिसका कहना था कि अश्लील चैट विधायक हंसराज ने उनके साथ की है और साथ ही साथ उसका अश्लील फोटो भी मांगा था। लेकिन उसी दिन के बाद यानी कि अगले दिन ही युवती की ओर से एक वीडियो जारी की गई जिसमें उसका कहना था कि वो बहक गई थी, उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और इसी वजह से उसने इस तरह के बयान दे दिए थे, एफआईआर दर्ज कर दी थी। लेकिन अब वो अपनी एफआईआर भी वापस लेना चाहती है और विधायक हंसराज ने ऐसी कोई हरकत नहीं की है जैसा कि उसने बताया था। उसे सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो बहक गई थी।
ये बात वहीं खत्म हो जाएगी ऐसा हमें लगा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। अब यहाँ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से और कुछ कांग्रेस नेताओं की ओर से हंसराज का पुतला जलाया गया है। ये एमएलए हंसराज का पुतला जलाते हुए आज नजर आए हैं। हमीरपुर में भी वाकया सामने आया, जहां राजकीय महाविद्यालय हमीरपुर में एनएसयूआई इकाई ने विधायक हंसराज का पुतला जलाया और साथ ही टिप्पणी भी की है कि मानसिकता में परिवर्तन लाना जरूरी है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी इन्होंने सवाल उठाए हैं और विरोध प्रदर्शन भी इनका कई देर तक जारी रहा। विधायक हंसराज के खिलाफ नारेबाजी भी की और ऐसी मानसिकता को एकजुट होकर हमें खत्म करना होगा, इस तरह की टिप्पणियां इनकी ओर से की गई हैं। और ऐसा ही वाक्य हमें शिमला में भी देखने के लिए मिला। यहां महिला कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन किया गया था विधायक हंसराज के खिलाफ। कांग्रेस का ये मानना है कि इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की गई है। जिस युवती ने आरोप लगाए थे उस पर दबाव विधायक ने बना दिया, उसे डराया गया, धमकाया गया। इस वजह से एफआईआर वापस लेने की बात कर रही है और इसी वजह से अपने लगाए गए आरोपों को भी वो वापस ले रही है, जबकि सच्चाई कुछ और है। फिलहाल ये कांग्रेस नेताओं की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि जो विधायक हंसराज के साथ हुआ है ये पहली मर्तबा तो नहीं हुआ। इससे पहले भी कई पॉलिटिशियन पर इस तरह के आरोप लगाए गए हैं। कई बार वो पॉलिटिकल स्टंट भी फिर साबित हुआ है और कुछ एक दफा बाद में बात अलग तरीके से भी सामने आती है। तो जब तक जांच पूरी नहीं होती है इस मामले पर भी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एसपी चंबा की ओर से जानकारी ये दी गई है कि उन्होंने एफआईआर दर्ज कर ली है। अब इस पर कार्रवाई होकर रहेगी। एक दफा फिर युवती का बयान लिया जाएगा। ये जो दूसरी बार युवती का बयान लिया जा रहा है ये पूरी तरह से इस केस की डायरेक्शन तय करने वाला है। तो यानी कि जब तक जांच अपने अंतिम चरण तक नहीं आ जाती है कुछ भी कहना और सोचना समझना इस पूरे मामले में गलत होगा। अभी हमें जांच के पहलुओं का ही इसमें इंतजार करना होगा। पोस्ट कोड 980 के अभ्यर्थी सड़कों पर उतर गए हैं। ये कला अध्यापक हैं, बेरोजगार कला अध्यापक, और ये इस उम्मीद से सचिवालय के बाहर पहुंचे हैं पिछले कल से लेकर कि अब जब अगली बार कैबिनेट सब कमेटी की बैठक होगी तो सबसे पहले इनके पोस्ट कोड को लेकर ही चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि इनकी उम्र बीत रही है। समय रहते ही अगर इन्हें नियुक्तियां नहीं दी गई, समय रहते ही इनका रिजल्ट घोषित नहीं हुआ, तो ऐसे में नौकरी से इन्हें वंचित ही रहना पड़ेगा और इतने साल से जो संघर्ष किया है वो भी व्यर्थ हो जाएगा। हालांकि पिछले कल ये डेप्यूटी सीएम के सरकारी आवास के बाहर पहुंच गए थे। इनकी ओर से प्रदर्शन खैर नहीं किया गया, लेकिन मौन रूप से वहां पर ये बैठे थे, यानी कि शांतिपूर्वक ढंग से वहां बैठे थे। और आज भी सचिवालय के बाहर ये शांतिपूर्वक ढंग से बैठे थे। अब इनका कहना है कि ये उप मुख्यमंत्री का इंतजार कर रहे हैं। जब वो शिमला आएंगे और सेक्रेटेरिएट का रुख करेंगे तो उस वक्त ये डेप्यूटी सीएम से मुलाकात करेंगे। तब तक ये अपने घर वापस नहीं जाने वाले हैं। 12 जिलों से इसमें महिलाएं पहुंची हैं। रात बिताना भी उन्हें मुश्किल हो रहा है। सड़कों पर ही इन्हें अपना गुजारा करना पड़ रहा है। पिछले कल भी गुरुद्वारे में ये महिलाएं रुकी हैं और अब घर जाने के लिए तैयार नहीं है वापस, क्योंकि इस बार जाएंगी तो उप मुख्यमंत्री से मिलकर ही जाएंगी और कैबिनेट सब कमेटी की मीटिंग देखने के बाद ही जाएंगी। अभी देखिए तकरीबन ये 8 पोस्ट कोड्स थे जो कि कैबिनेट सब कमेटी के पास थे। कमेटी के अध्यक्ष क्योंकि उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री बनाए गए हैं। 8 पोस्ट कोड्स में 3 पर तो फैसला हो चुका है। अप्रूवल कमेटी ने दे दिया है, एक तरह से क्लियर कर दिया है 3 पोस्ट कोड्स को, जिसमें पोस्ट कोड 817 है, 903 है, 939 है। इन तीनों पोस्ट कोड्स को क्लियर कर दिया है ये कहकर कि जितने कल्प्रिट हैं उतनी सीटें छोड़कर रिजल्ट घोषित कर दिया जाए। अब अभ्यर्थियों का ये कहना है कि जब सभी पोस्ट कोड में एक ही तरह का फैसला लेना है तो बारी बारी से यहाँ हर मीटिंग में एक एक पोस्ट कोड पर चर्चा क्यों हो रही है। जो बाकी के 5 पोस्ट कोड्स भी बचे हैं उन पर सीधे तौर पर यह डिसीजन हो जाना चाहिए ताकि अगली प्रक्रिया शुरू हो सके। हालांकि 5 में भी देखिए 4 ऐसे हैं जिस पर अभी जांच चल रही है और निर्णय कैबिनेट सब कमेटी की ओर से होना है, लेकिन एक पोस्ट कोड ऐसा भी है जो कि अभी अंडर इंक्वायरी ही चल रहा है। उसमें अभ्यर्थियों की ओर से कुछ ना कुछ बार बार चुनौती दी जा रही है और फिलहाल जो सवाल अभ्यर्थियों ने उठाए हैं एक पोस्ट कोड को लेकर, इस वजह से डबल जांच होने के दायरे में वो आ गया है। बाकी के 4 पोस्ट कोड्स पर भी विजिलेंस जांच है, लेकिन कल्प्रिट्स इनमें काफी कम है, जिस वजह से अभ्यर्थी उम्मीद ये जता रहे थे कि कमेटी जल्द से जल्द इस पर फैसला लेती। तो अभी देखना होगा ये कब तक इंतजार करते हैं उप मुख्यमंत्री का, क्योंकि कैबिनेट की बैठक को लेकर भी अभी तक तिथि निर्धारित नहीं हो पाई है। ये संकेत जरूर दिए गए थे कि 24 के आसपास ये बैठक हो सकती है और उसके बाद ही कैबिनेट सब कमेटी की भी यहाँ मीटिंग होगी या उसके आसपास ही होगी, क्योंकि उसी वक्त उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी शिमला आएंगे। फिलहाल अभी तक उनका टूर प्रोग्राम भी कंफर्म नहीं हो पाया है। और दूसरी ओर ये 980 के अभ्यर्थी हैं जो उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि जल्द से जल्द इन पर कोई ना कोई निर्णय
सरकार ले इनके पोस्ट कोड को भी क्लैरिटी दी जाए, एक क्लियरेंस एक तरह से दी जाए, और क्लियरेंस देने के बाद आगे फिर इनका मामला जा सके और रिजल्ट घोषित करने की प्रक्रिया इसमें शुरू हो। हालांकि इस बात से 903 और 939 के अभ्यर्थी थोड़े से परेशान हैं। इनका कहना है पहले तो यहाँ इनके पोस्ट कोड को भी क्लियरेंस मिल नहीं रही थी, और जब जाकर कमेटी से क्लियरेंस मिली भी तो अब काफी ज्यादा समय लग रहा है रिजल्ट घोषित करवाने में भी। ऐसा ही कुछ 817 के साथ देखने में भी आया। उन्हें राज्य चयन आयोग के बाहर कई दिनों तक प्रदर्शन करना पड़ा। हालांकि उसमें तर्क आयोग की ओर से यह दिया जा रहा था कि मैटर अभी कोर्ट में है, जब तक वहां से निर्णय नहीं आता रिजल्ट घोषित नहीं किया जा सकता। और जैसे ही कोर्ट से फैसला सामने आया उसके चंद दिनों बाद ही रिजल्ट उनका घोषित कर भी दिया गया था। 73 विभाग तकरीबन यहाँ अलॉट किए गए हैं JOIT पोस्ट कोड 817 के अभ्यर्थियों के लिए, और अभी तक नियुक्तियां एक तरह से उनकी नहीं हो पाई है, यानी कि ज्वाइनिंग लेटर्स नहीं मिले हैं। इसमें भी अभी उन्हें इंतजार करना पड़ रहा है। लेकिन खैर 817 का मामला जल्दी निपट जाएगा। 980 वाले उम्मीद लगाकर बैठे हैं। 903 939 को क्लियरेंस मिल गई है, लेकिन अगली प्रक्रिया कब तक पूरी हो पाएगी ये इनकी ओर से सवाल किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की ओर से एक बड़ा दावा किया गया है कि तकरीबन 7000 के करीब पद शिक्षा विभाग में भरे जा रहे हैं, जिसमें 2800 के करीब पद भर दिए गए हैं। प्रारंभिक शिक्षा विभाग में 1700 के करीब शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दे दिए गए हैं, और 1100 JBT और 700 प्रवक्ता की भर्ती प्रक्रिया अंतिम चरण में है। 2800 पद राज्य चयन आयोग के माध्यम से भरे जाएंगे। ये दरअसल शिक्षा मंत्री की ओर से आज स्टेटमेंट दी गई है कि कुल मिलाकर 15000 के करीब पद अभी स्कूलों में खाली चल रहे हैं, और इसके लिए पूर्व जयराम सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि शिक्षा का स्तर बहुत नीचे लेकर पूर्व जयराम सरकार आ गई थी। 21वें स्थान पर हिमाचल प्रदेश आ गया है। 350 स्कूल ऐसे थे जो बिना अध्यापक के ही चल रहे थे, और 3200 स्कूल ऐसे थे जो कि सिंगल टीचर के सहारे चलाए जा रहे थे। इन स्कूलों को मर्ज करने पर फैसला लेना पड़ा है ताकि सभी सुविधाएं छात्रों को दी जा सके और शिक्षकों की कमी दूर हो सके। इसके लिए 15000 के करीब पद खाली चल रहे हैं। ये आंकड़ा पहले सरकार ने पता किया और फिर 7000 के करीब पद भरने पर मंजूरी दी है, जिसमें 2800 के करीब पद भर भी लिए गए हैं। नियुक्तियां भी इन शिक्षकों को प्रारंभिक शिक्षा विभाग में दे दी गई है। ये जानकारी फिलहाल दी गई है शिक्षा मंत्री की ओर से, यानी कि 2800 के करीब पद भर दिए गए हैं और इसमें 1700 के करीब शिक्षक ऐसे हैं जिन्हें नियुक्ति पत्र भी दे दिए हैं, जिनकी भर्तियां पूरी तरह से कंप्लीट हो गई हैं। और ये दावा भी कर रहे हैं कि 2800 के करीब पदों का जिम्मा राज्य चयन आयोग को दिया गया है। राज्य चयन आयोग से जब हम सवाल करते हैं कि लिखित परीक्षा कब करवाई जाएगी, अगली भर्ती कौन सी होगी, तो उनका कहना रहता है अभी तक भर्ती एजेंसी ही हायर नहीं की गई है। टेंडर करवाया गया था 2 कंपनियों की ओर से, उसमें ये भागीदारी भी दिखाई गई थी, लेकिन फिर नियमों के तहत कुछ एक रूल्स के चलते ये टेंडर नहीं हो पाया, यानी कि कुछ रूल्स को लेकर इसमें प्रॉब्लम्स बीच में आ रही थी। इससे पहले टाटा कंसल्टेंसी सर्विस से ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की परीक्षा करवाई गई थी, लेकिन उसका रिजल्ट अभी तक घोषित नहीं हो पाया है। CBT प्रणाली उसमें लागू की गई थी, वही CBT प्रणाली जिसे लेकर ये अब चर्चाएं थी और काफी ज्यादा हवाले भी दिए जा रहे थे सरकार की ओर से कि जब CBT प्रणाली लागू होगी तो संभावनाएं खत्म हो जाएंगी पेपर लीक होने की, लेकिन इसमें भी अभी तक रिजल्ट घोषित नहीं हो पाया है। प्रयोग के तौर पर OTA की ये परीक्षा ऑनलाइन मोड पर ली गई थी CBT प्रणाली में, और वहां दूसरी ओर जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है, जो भर्ती एजेंसी है, उसकी ओर से कहा जा रहा है कि पेमेंट उनकी नहीं दी गई है, इस वजह से रिजल्ट घोषित नहीं हो पाया है। तो हालात कैसे हैं अंदाजा लगाया जा सकता है। एक और भर्ती एजेंसी हायर नहीं हो पाई है, दूसरी ओर दावा किया जा रहा है कि ये नियुक्तियां दे दी गई हैं कुछ एक शिक्षकों को और बाकी का जिम्मा राज्य चयन आयोग के पास है। राज्य चयन आयोग का कहना है जब तक भर्ती एजेंसी हायर नहीं होगी अगली कोई भर्ती नहीं करवाई जा सकती, लिखित परीक्षा नहीं हो पाएगी। और तीसरी सबसे बड़ी बात, JBT के लिए शिक्षा मंत्री ने कहा है कि अंतिम चरण में ये प्रक्रिया है। अभी JBT के लिए जब भी हम सवाल करते हैं तो एक ही बात कही जाती है कि फिलहाल स्कूलों से लिस्ट मंगवाई गई है, कहाँ कितने शिक्षकों की आवश्यकता है, और ये जो स्कूल मर्ज किए जा रहे हैं इसका भी पूरा ब्यौरा मंगवाया गया है। स्कूल की एनरोलमेंट देखते हुए यहाँ JBT टीचर्स नियुक्त किए जाएंगे। हालांकि पहले TGTs के लिए भी यही कहा जा रहा था, लेकिन फिर एट लास्ट कहीं जाकर उनकी भर्ती पूरी हो गई बैच वाइज आधार पर। अब JBT बैच वाइज के लिए भी यही मानकर सरकार चल रही है कि जो अभी स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है उसके बाद एनरोलमेंट चेक की जाएगी, कहाँ कितनी है, कितने शिक्षकों की जरूरत है, उसके बाद फाइनल लिस्ट तैयार होकर सामने आएगी।
एनटीटी भर्ती पर शिक्षा मंत्री का कहना है कि 6200 के करीब पद भरे जाएंगे, प्रक्रिया जल्दी शुरू हो जाएगी। नए सिरे से अब इस पर क्योंकि ड्राफ्ट बनाया जा रहा है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नए तरीके से अब तय होगा। हालांकि एनसीटीई की गाइडलाइन जरूर फॉलो होंगी। 2 साल का डिप्लोमा अनिवार्य इसमें किया गया है। और दूसरी ओर आंगनबाड़ी वर्कर्स जो मांग उठा रही हैं कि उनका कोटा इसमें बढ़ाया जाना चाहिए, इस पर भी गौर होगा, ये भी शिक्षा मंत्री की ओर से कहा गया है। स्कूलों को लेकर शिक्षा मंत्री ने कहा कि क्लस्टर सिस्टम अब लागू होने जा रहा है। 850 के करीब ऐसे स्कूल हैं जो कि स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाए जा रहे हैं। इंग्लिश मीडियम इनमें शुरू होगा और बाकी की सुविधाएं जैसे लाइब्रेरी भी वहां पर दी जाएगी, आधुनिक पुस्तकालय तैयार होगा और स्मार्ट क्लासरूम्स तैयार हो रहे हैं छात्रों के लिए। अब गुणवत्ता बढ़ेगी और रैंक वाइज भी हिमाचल प्रदेश में शिक्षा स्तर में सुधार आ पाएगा। खैर, कब इतना कुछ होता है ये भी हम आने वाले दिनों में देखने वाले हैं। भविष्य में ही फिलहाल ये सभी बातें सामने आएंगी। दावे क्योंकि बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि शिक्षकों की कमी को कैसे दूर किया जाएगा। लगातार भाजपा की ओर से ये कहा जा रहा है कि शिक्षकों की कमी को दूर किया जाना चाहिए था, ना कि स्कूल बंद होने चाहिए थे, और स्कूल मर्जर का फैसला भी उचित नहीं है। कैसे शिक्षकों की कमी को दूर किया जा सकता है और कैसे एनरोलमेंट बढ़ाई जा सकती है, इन दोनों बातों पर फोकस करने के बजाय पूरा ढांचा ही शिक्षा का बदलने पर यह सरकार आ गई है। लेकिन शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर का ये कहना है जो कुछ हुआ है इसके लिए पूर्व जयराम सरकार जिम्मेदार है। आंखें मूंद कर रही, स्कूलों में क्या चल रहा है, बिना टीचर्स के स्कूल चल रहे हैं या सिंगल टीचर के सहारे स्कूल चल रहे थे, इस बात पर पूर्व जयराम सरकार का कोई गौर ही नहीं था। देखिए, डीए एरियर पर घमासान हो गया है। ये सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ की ओर से आज गेट मीटिंग बुलाई गई थी। हालांकि काफी संख्या में वहां कर्मचारी एकत्रित हुए थे और अल्टीमेटम इन कर्मचारियों की ओर से ये दे दिया गया है कि 10 सितंबर तक का इंतजार करेंगे। 10 सितंबर को इनकी ओर से जनरल हाउस बुलाया जाएगा। अगर उससे पहले वार्ता के लिए सरकार नहीं बुलाती है इनकी डीए और एरियर की मांग पर, तो फिर 11 सितंबर से ये सामूहिक अवकाश पर जाएंगे। रीढ़ की हड्डी कर्मचारी कहलाए जाते हैं सरकारी सिस्टम में। अगर यही हड़ताल पर जाते हैं, मास लीव पर जाते हैं, तो फिर स्थिति किस तरह की बनेगी। ये आज ही सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष संजीव कुमार की ओर से कह दिया गया है कि ना तो मंत्रियों के पास चाय पिलाने वाले सेवक बचेंगे, यानी कि क्लास 4 के कर्मचारी भी पूरी तरह से मास लीव पर होंगे, क्लास 3 के कर्मचारी भी मास लीव पर होंगे, व्यवस्था पूरी तरह से डगमगा जाएगी। ना इनके पास पीएन होगा, ना पीए होगा, कोई नहीं होगा। तो ये जरूरी है कि मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री इस बात को गंभीरता से ले, इन्हें वार्ता के लिए बुलाया जाए। 15 अगस्त को लेकर ये काफी ज्यादा उम्मीदें लगाकर बैठे थे कि डीए या एरियर पर कोई ना कोई अनाउंसमेंट होगी, लेकिन मुख्यमंत्री ने सिर्फ इतना कहा कि 75 वर्ष से अधिक जिन पेंशनर्स की उम्र है उन्हें एक साथ एरियर दे दिया जाएगा। इसके अलावा कार्यरत कर्मचारियों का डीए और एरियर भी चरणबद्ध तरीके से दिया जाएगा। लेकिन ये कब दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, इस पर जब नहीं कहा गया, कितना फीसदी दिया जाएगा ये भी नहीं कहा गया, तो अब कर्मचारी भड़के हुए नजर आ रहे हैं। और सिर्फ ये सचिवालय के कर्मचारी नहीं हैं, बल्कि इससे पहले बिजली बोर्ड यूनियन की ओर से भी ये अल्टीमेटम दे दिया गया है और उन्होंने सचिवालय कर्मचारियों का समर्थन करने की बात कही है। वन विभाग के कर्मचारियों की ओर से भी प्रेस वार्ता बुलाई गई थी, जिसमें उनका यही मानना था कि वो भी सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ का समर्थन करते हैं। अब डीए एरियर के लिए और ज्यादा इंतजार नहीं करेंगे, एक साथ ही सरकार को अदायगी करनी होगी। और दूसरी ओर देखिए, प्रदेश सरकार कह रही है कि इस वक्त प्राकृतिक आपदा आई हुई है, जगह जगह नुकसान हो रहा है, सार्वजनिक संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचा है, तो यहाँ कम से कम कर्मचारियों को थोड़ा सा सहयोग दिखाना चाहिए। उनकी अदायगी है, उनकी जायज मांग है, उसे जल्दी ही उसका भुगतान जल्दी कर दिया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता है कर्मचारियों को। और कर्मचारियों का कहना है पिछले इतने वर्षों से धैर्य ही रख रहे हैं, लेकिन बात नहीं बन रही है। न जाने इनकी अदायगी हो भी पाएगी या नहीं। फिलहाल ये डर इन्हें सता रहा है, जिस वजह से इन्होंने मास लीव पर जाने का फैसला ले लिया है। एक और देखिए, यहाँ ओपीएस बहाल कर दी गई है और दूसरी ओर स्थिति कुछ इस तरह की आ गई है कि जो पुराने भत्ते हैं कर्मचारियों के, वो तक अभी सरकार नहीं दे पाई है। हवाला यही दिया जाता है कि वित्तीय परिस्थितियां प्रदेश की ठीक नहीं है। और तीसरी ओर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कर्मचारी मास लीव पर जाते हैं तो स्थिति किस तरह की बन जाएगी। हालांकि विधानसभा सेशन में कोई भी बाधा इनकी ओर से नहीं डाली जाएगी। इस वजह से जो तिथि इन्होंने निर्धारित की है वो 10 सितंबर है। 10 सितंबर को ही इनकी ओर से जनरल हाउस बुलाया जाएगा और फिर मास लीव पर जाने का ये बड़ा फैसला लेने वाले हैं।
हालांकि अधिकारियों को भी इसके लिए दोषी कर्मचारियों की ओर से ठहराया जा रहा है। कुछ अधिकारी हैं जो मनमानी कर रहे हैं, सरकार को मिसगाइड कर रहे हैं, ये भी बड़ी बात इनकी ओर से कही गई है। तो फिलहाल के लिए यही जानकारी, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।